आज के इस वीडियो में हम ये बात करना चाहेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसकी एक पृष्ठभूमि थी। जब हमको पढ़ना पड़ता है कि भारत का संविधान कैसे बना, तो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ता है कि संविधान सभा की जो अवधारणा है वो पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय रही है और वहाँ पर यह मान्यता रही है कि किसी भी देश के संविधान का निर्माण उस देश की संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए। और अमेरिका ने सन 1776 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में और 1789 में फ्रांस ने राष्ट्रीय असेंबली की बैठक में संविधान सभा के इस विचार को मूर्त रूप प्रदान कर दिया था। धीरे धीरे ये विचार बहुत तेजी से दुनिया के अन्य देशों में भी पॉपुलर हुआ और ये माना जाने लगा कि संविधान सभा की बहुत सख्त जरूरत है, जिसमें विचार विमर्श होकर संविधान का निर्माण किया जाए और फिर उस संविधान की सहायता से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। तो यह संविधान सभा जो है वो एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है जिसका प्रमुख कार्य ये होता है कि वो किसी भी प्रकार के नए संविधान पर विचार करे और उनको कैसे वो अपनाया जाए, और या किसी भी विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। तो संविधान सभा या तो संविधान बनाने के लिए एकत्रित होगी, या फिर यदि कोई संविधान चल रहा है तो उस संविधान को नया स्वरूप देने की जरूरत यदि महसूस की जाए तो फिर से नए संविधान सभा का निर्माण होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के बारे में कहा था कि संविधान सभा जो है वो एक चलायमान राष्ट्र है, चलायमान राष्ट्र का प्रतीक है। और इससे ये पता चलता है कि कोई राष्ट्र जो है वो जीवित रहता है, और जब वो अपनी पुरानी पोशाक को उतार कर और नई पोशाक पहनता है तो उसमें राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं वो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यरत होते हैं, और उस कार्यरत जो होते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है वो संविधान सभा होती है, जिसकी सहायता से वो पुराना पोशाक उतारता है और नया पोशाक पहनता है। इसलिए इसका एक बहुत ही क्रांतिकारी महत्व है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी संविधान सभा की महत्ता को समझाते हुए यह बात स्पष्ट की थी। भारत के संदर्भ में जब संविधान सभा के सिद्धांत के विकास के बारे में पढ़ा जाता है तो हम ये पाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परिस्थितियां बहुत बदलने लगी थी, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी ब्रिटिश शासन ने भारत से बहुत सारे सैनिकों को, चूँकि वो यहाँ पर सेना मेंटेन करते थे तो उस सेना में बहुत सारे इंडियंस जो थे वो कार्य करते थे, तो बहुत सारे सैनिकों को ब्रिटेन का युद्ध लड़ने के लिए हिंदुस्तान से बुलाया था और उसमें बहुत लोगों की जानें गई थी। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी बहुत सारे सैनिक, भारतीय सैनिक जो हैं वो ब्रिटेन के राजा के पक्ष में लड़े थे। तो ये एक प्रकार की परिस्थितियां बन रही थीं जिससे ब्रिटेन का जो शासन हिंदुस्तान में था, उन परिस्थितियों में जब हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो उन परिस्थितियों में हम पाते हैं कि हिंदुस्तान की जो स्वाधीनता संग्राम की कहानी है, उस स्वाधीनता संग्राम की कहानी में एक विचार बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा था, जिसे हम आत्म निर्णय के बारे में बात करते हैं। तो सेल्फ रूल, जब ये सेल्फ डिसीजन होता है तो प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात ये क्वेश्चन उठने लगे थे, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पेरिस में इस प्रस्ताव को रखा था और इसकी बात की थी कि हिंदुस्तान के लोगों को भी यह निर्णय मिले कि वो डिसाइड कर सकें कि उनके ऊपर किसका शासन होगा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया था। इसी तरीके से आप पाएंगे कि कई सारी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन चलाया था, उसमें भी आत्मनिर्णय की बात कही गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे मना कर दिया। और 1922 में
महात्मा गांधी ने घोषित किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान निर्माण की मांग रखी, जिसे सरकार ने उपेक्षित कर दिया। बाद में मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था हिंदुस्तान में, जिसको लोकप्रिय बनाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और पंडित नेहरू के ही प्रयत्नों से आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक घोषणा करते हुए कहा था कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके, यही संविधान सभा होगी। तो 7 अप्रैल 1934 को महात्मा गांधी ने स्वराज्य दल को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी और स्वराज्य दल ने मई 1934 में रांची में पुनर्जीवित किया गया और इसने आत्मनिर्णय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। स्वराज्य दल ने यह प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भारतीय जनता के सभी वर्गों के प्रतिनिधि भाग लें और अपने लिए एक स्वीकार्य संविधान बनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मांग को 28 दिसंबर 1936 को फैजपुर अधिवेशन में दोहराया। फिर 1937 और 1938 में भी उसे दोहराया गया और इस प्रकार हम पाते हैं कि संविधान सभा की डिमांड हिंदुस्तान में तेजी से होने लगी। अलग अलग मंचों से कांग्रेस ने इसके लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। फिर कांग्रेस कार्य समिति ने नवंबर 1939 में जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, वो इस इलेक्शन को जीते थे और वो आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे और किन हालात में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने नवंबर 1939 में त्यागपत्र दिया। तो उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, उसने संविधान सभा की मांग को दोहराते हुए प्रस्ताव पारित किया था कि स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी और सिर्फ जो लोग प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते हैं वही लोग इसका विरोध कर सकते हैं। तो आप पाते हैं कि ये बातें आपको इसलिए बताएं कि यहाँ पर बैकग्राउंड तैयार हो रहा है जिसका बार बार ब्रिटिश शासन जो है और भारतीयों के द्वारा उठाई जाने वाली मांग को अस्वीकार करते रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की कुछ परिस्थितियां ऐसी बनने लगी कि अब अंग्रेजी शासन के लिए भी यह मुश्किल हो गया था कि संविधान सभा की मांग को वो बार बार अस्वीकार कर सके। तो आप पाएंगे कि अगस्त 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को ये कहना पड़ा था अपने प्रस्ताव में कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप पाएंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत के स्वतंत्र अधिकार को मान्यता देते हुए 13 मार्च 1946 को कहा था कि क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि आज भारत अपने आप को 40 करोड़ लोगों का राष्ट्र कहता है और जिसने 2 बार अपने पुत्रों को 2 महायुद्धों में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मरने भेजा है, वह आज अपने भाग्य का निर्णय करने की स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। वर्तमान शासन में सरकार का क्या स्वरूप भारत के लिए प्रतिस्थापन होगा यह निश्चित किया जाना है, परंतु हमारी इच्छा है कि ऐसा निर्णय करने के लिए मशीनरी का गठन किया जाए। तो ये एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री का वक्तव्य है जो हम लोग पढ़ते हैं और उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने इसको सिद्धांततः स्वीकार कर लिया था कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जानी है और जरूरी है कि उसके लिए भारत की जो संविधान सभा की मांग है उसको स्वीकार कर लिया जाए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की इस घोषणा के बाद भारत में एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य आए, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। ये इसको कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। ये लोग 24 मार्च 1946 को मिशन दिल्ली आया था। यहाँ आकर उसने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। कैबिनेट मिशन ने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की जो भारत के बंटवारे की मांग थी उसको अस्वीकार किया था और अपनी योजना प्रस्तुत की थी। तो इसमें कुछ संविधान संबंधी प्रावधान भी थे। योजना तो बहुत बड़ी थी लेकिन कुछ बातें जो थी जो आपको जाननी है।
तो कैबिनेट मिशन ने यह निश्चित किया कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के होंगे और शेष 202 सदस्य गवर्नर प्रांतों के होंगे। लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। प्रांतों को दी गई सीटें उनकी विभिन्न जातियों में जनसंख्या के आधार पर बंटनी थी। प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया गया था तथा यह निश्चित किया गया कि प्रांतीय विधानसभा से प्रत्येक संप्रदाय को जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने थे उनका चुनाव प्रत्येक संप्रदाय अलग अलग करेगा। अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी से अधिक सीटें देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। केवल 3 प्रकार से मतदाताओं को बांटने का निश्चय हुआ। एक कुछ जनरल सीटें रहेंगी, कुछ फिर मुसलमान सीटें रहेंगी और सिख भी केवल पंजाब में ही सीटें रहेंगी। रियासतों का प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के आधार पर होगा, परंतु उनके प्रतिनिधियों के चुनाव का ढंग ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों के नरेशों की तरफ से बैठाई गई समिति के बीच में आपसी बातचीत द्वारा निश्चित होना था। तो एक जो जहाँ पर राजा लोग थे भारत के, देशी रियासतें उनको बोलते हैं, तो वहाँ से भी प्रतिनिधि आएंगे संविधान सभा में, लेकिन उनका चुनाव कैसे होगा कि देशी राजा जो थे हमारे, वो अपने समिति बनाएंगे और भारत के जो चुनकर प्रतिनिधि आए हुए हैं उनकी एक निगोशिएटिंग कमेटी रहेगी। वो निगोशिएटिंग कमेटी और राजाओं के समिति के बीच में आपस में समझौता होगा। उसके बाद जो है वो तय होगा कि उनके प्रतिनिधि कौन है। इसके पश्चात प्रांतों के लिए अलग संविधान की भी इस योजना में व्यवस्था की गई। इसके संबंध में कहा गया कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य अपने आप को 3 ग्रुपों में बांट लेंगे। पहले ग्रुप में हिंदू बहुल प्रांतों, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में थे, जैसे चेन्नई, मुंबई, यूपी, उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रांत के प्रतिनिधि बैठेंगे। दूसरे ग्रुप में सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के प्रतिनिधि बैठेंगे। ये सब पाकिस्तान के इलाके हैं जो अभी आज के समय में, लेकिन उस वक्त भारत के पार्ट थे। और तीसरे ग्रुप में बंगाल और आसाम सम्मिलित थे। इन तीनों ग्रुपों में अलग अलग बैठकर प्रत्येक ग्रुप के प्रतिनिधियों को यह निर्णय करना था कि उनके प्रांतों के लिए क्या संविधान होगा। ये 3 प्रकार के ग्रुप थे, उनके अलग अलग संविधान के बारे में बात करते और कौन से विषय उनके पास हैं और कौन से विषय केंद्र के पास हैं, ये सब वो तय करते ग्रुप में बैठकर। इस नए संविधान के अधीन पहले चुनावों के बाद प्रत्येक प्रांत को यह छूट थी कि यदि वह अपने विधानमंडल के बहुमत से ग्रुप छोड़ने का प्रस्ताव पास कर दे तो वह उस ग्रुप को छोड़ सकता था जिसमें वह सम्मिलित था। यह संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, इसकी शक्तियों पर कुछ रुकावटें लगा दी गई थी। तो ये कुछ प्रावधान हैं जो कैबिनेट मिशन के थे। और कांग्रेस ने इस योजना को 25 जून 1946 को तथा मुस्लिम लीग ने इसे 6 जून 1946 को स्वीकार भी कर लिया था। यद्यपि सिख इस योजना के विरुद्ध थे, परंतु कांग्रेस और भारत सचिव के आश्वासन पर उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। हिंदू महासभा और साम्यवादी दल ने इसकी आलोचना की। संविधान निर्मात्री सभा का चुनाव जब हम पढ़ते हैं तो हम इसमें पाएंगे कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार चुनाव हुए। तो जो आपने पहले ऊपर पढ़ा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार चुनाव कराए गए हिंदुस्तान में। तो ब्रिटिश प्रांत जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, 210 साधारण सीटों में से कांग्रेस ने 199 स्थान जीते वहाँ पर, और शेष 11 सीटों में से पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने 2 स्थान, स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 6 स्थान, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 स्थान, अनुसूचित जाति संघ ने 2 स्थान जीते। 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 मुस्लिम लीग ने जीते। शेष 5 स्थानों में से कांग्रेस ने 3 स्थान और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने 1 स्थान और बंगाल की कृषक पार्टी ने 1 स्थान जीता था। इस प्रकार 296 सदस्यों में से 296 सदस्यों में से कांग्रेस के साथ 212 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के साथ 73 सदस्य और शेष 11 सदस्यों में से भी 6 सदस्य कांग्रेस के समर्थक थे। लेकिन संविधान सभा में कांग्रेस की सुदृढ़ स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। अब लीग ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग की। फिर हम पाते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन उस समय इस सभा को संप्रभु नहीं माना जाता है, क्योंकि जो संप्रभुता की सत्ता थी वो ब्रिटिश संसद के पास थी, क्योंकि उन संसद के अधीन ही ये सारी कार्रवाई की जा रही थी। तो ये पूर्ण रूप से प्रतिनिधात्मक संस्था भी नहीं थी, क्योंकि इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर न होकर अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को जो सभा हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर संविधान सभा ने 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। तो ये एक बैकग्राउंड आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से संविधान सभा भारत की अस्तित्व में आई। अगले वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।